नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर भारत की नदियों अथवा हिमालयी नदियों एवं प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर को लेकर के आया हूं। और ये जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी ऑप्शनल एवं ज्योग्राफी सामान्य अध्ययन दोनों ही प्रश्न पत्र के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस टॉपिक को समझने के लिए काफ़ी वैज्ञानिक सोच की ज़रूरत होती है। देखने में साधारण लगता है लेकिन है बहुत ही तार्किक। तो आइए हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार भारत के मानचित्र को समझ लेते हैं। ये हमारा भारत का मानचित्र है और ये भारत के मानचित्र में हम देखें अगर तो यहाँ पे हमारा वर्तमान लद्दाख का स्टेट है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है। पहले ये दोनों एक ही था लेकिन ये वर्तमान में दोनों दो अलग राज्य हो गए हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड है, ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा है, यह राजस्थान है, यहाँ उत्तर प्रदेश है ये इलाका, ये बिहार हो गया, ये हमारा सिक्किम है, ये असम है, ये हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। तो नॉर्थ ईस्ट के ये सारा जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट है। और ये हमारा लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गया। अगर हम पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये आ जाता है। इसके बाद यहाँ मध्य में मध्य प्रदेश है। इसके बाद मध्य प्रदेश से अलग होने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, यहाँ उड़ीसा है। यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद नवीन तेलंगाना राज्य यहाँ बना हुआ है। ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है, ये गोवा है। गोवा भी महत्वपूर्ण, दिखने में छोटा है लेकिन यहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है मांडवी, जो प्रायः क्वेश्चन पूछता है कि गोवा से कौन सी नदी गुजरती है, तो मांडवी है। वैसे एक जुआरी नदी भी है, तो दोनों महत्वपूर्ण हो जाती है, मांडवी एवं जुआरी। ये हमारा तमिलनाडु है, ये केरला है। तो वैसे तो अन्य भी छोटे छोटे पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लेकिन जब हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी प्रासंगिकता पांडिचेरी की तो है, चूँकि कावेरी यहाँ से होकर गुजरती है, लेकिन अंडमान निकोबार और ये सब की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमें अगर सब स्टेट्स का लोकेशन अगर हम ध्यान में रखें तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश किस नदी बेसिन में है, या राजस्थान किस नदी बेसिन में पड़ेगा, या असम किस नदी बेसिन में पड़ता है, उड़ीसा किस नदी बेसिन में है, ये आंध्र प्रदेश के किस नदी बेसिन में है, तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। इसलिए हर स्टेट की लोकेशन हमें एक मोटे तौर पर जानकारी होनी चाहिए। ये तो था इंडिया का पॉलिटिकल मैप। आइए हम लोग देख लेते हैं इंडिया के ज्योग्राफिकल मैप को। और इंडिया का जब फिजिकल मैप को देखते हैं, इंडिया के जब फिजिकल मैप देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो गया हिमालय, ये हमारा हो जाता है हिमालय। और हिमालय का विस्तार यहाँ से लेकर के ये पूरा ये जो है हमारा हिमालय है। कहीं कहीं पे ये नॉर्थ ईस्ट पूर्वांचल हिमालय अलग से किया जाता है, और कहीं कहीं पर आपको पता चलेगा कि हिमालय को यहाँ से यहाँ तक दिखाया हुआ है। तो हिमालय पूरा हो गया। ये हिमालय के दक्षिण में ये जो हमारा ये पूरा इलाका जो है, ये हमारा गंगा का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सारा का सारा आ जाता है। सिंधु का भी इधर है, ये पूरा आ जाता है हमारा। इसे हम लोग उत्तर भारत का मैदान भी बोलते हैं, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से बना होता है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अरावली यहाँ से होते हुए ये हमारा दिल्ली हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये हमारा जो है प्रायद्वीपीय भारत हो जाता है। ये पूरा का पूरा हमारा जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है ये पूरा। तो प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के बारे में भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। और अगर हम लोग इसके भौतिक विभाजन को समझ लें तो 3 भागों में मोटे तौर पे ऐसे तो 5-6 डिवीजन है, लेकिन मोटे तौर पर समझने के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पर्वतीय भाग हो गया, जो कि हिमालय और काराकोरम के द्वारा बना हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हिमालय मुख्य पर्वत श्रेणी है। उसके दक्षिण में ये हमारा रहता है गंगा का बेसिन, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का बेसिन, या उत्तर भारत का विशाल मैदान ये हो गया। और ये सब जो है ये हमारा हो गया प्रायद्वीपीय भारत। तो जब हम ड्रेनेज की बात करते हैं तो देखिएगा कि इधर की नदियों का बहाव इधर होता है, और हिमालय की नदियों का भी गंगा बेसिन में है, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का भी गंगा की तरफ, मतलब उत्तर भारत के विशाल मैदान की तरफ प्रवाह दिखाई पड़ता है। इसको हम लोग आगे की तरफ आगे समझेंगे, लेकिन ये मेरा मुख्य उद्देश्य था इस चीज़ को समझना कि किधर
पर्वत है, किधर मैदान है, किधर पठार है या प्रायद्वीपीय भारत है। उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है कलर से। ये जो ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर ये सारा दिखाया गया है ब्लू कलर से, ये हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है। ये जो है ग्रीन दिखाया गया है, यही हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है, जिसमें राजस्थान का मैदान भी शामिल है। और ये जो है ग्रे कलर से दिखाया हुआ है, इसको जो है हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो अगर इतना हम समझ लेते हैं तो हमें समझना आसानी हो जाएगा। जब मैं बात करूँगा कि प्रायद्वीपीय भारत, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मैदान, तो समझने में आसानी होगी। अब जो है हम लोग यहाँ पर उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, जिसके आधार पर हम दोनों में डिफरेंस करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर आइए बारी बारी से देखते हैं। तो जब बारी बारी से हम यहाँ देखते हैं तो इधर हम लोगों ने बाएं तरफ ये हमने दिखाया है प्रायद्वीपीय नदियाँ और दाहिने तरफ दिखाया हुआ है हिमालय की नदियाँ। तो हिमालय की नदियों की पहली विशेषता ये है, पहला, हिमालय पर्वत की नदियाँ अधिक लंबी हैं। हिमालय पर्वत की नदियाँ अधिक लंबी हैं। वही जब प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो यहाँ की नदियाँ कम लंबी हैं। दूसरा जब बात करते हैं, देखते हैं कि हिमालय पर्वत की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र जिसे कि कैचमेंट एरिया बोलते हैं, ये जो है काफ़ी बड़ा है। और यही जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं तो इनका जल ग्रहण जो है क्षेत्र जो है काफ़ी छोटा है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि हिमालय की नदियों की संख्या अधिक है। और जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो हिमालय की नदियों की, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की संख्या काफ़ी कम है। वैसे मैं एक बात बता दूं यहाँ पर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण इंजीनियर थे जिनका नाम था के.एल. राव। उनका नाम है के.एल. राव। के.एल. राव ने कहा है कि भारत में 1 किलोमीटर से अधिक जो लंबी नदियां हैं, 1 किलोमीटर से अधिक लंबी जो नदियां हैं, उनकी संख्या भारत में 10,000 से ज़्यादा है। 10,000 से ज़्यादा है। और इसमें भी अधिकतर जो है नदियां हैं वो उत्तर भारत में ही है, प्रायद्वीपीय भारत में कम है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, हिमालय की नदियों की संख्या अधिक है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की संख्या कम है। चौथा जो अंतर है दोनों में वह है कि हिमालय की नदियाँ हिम एवं जल वर्षा, जिसे वर्षा पर आधारित है। हिमालय की नदियाँ हिम एवं वर्षा पर आधारित हैं, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है सिर्फ वर्षा पर आधारित है, हिम पर आधारित नहीं है। दोस्तों सभी पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी सिर्फ हमने मोटे तौर पर पॉइंट के अंतर को बता रहा हूँ, इसके बाद एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे। और अगला जो हमारा अंतर हो जाता है वह हो जाता है 5वां नंबर जो है, हिमालय की नदियाँ जो है गहरे गौज से होकर गुजरती है, गहरे गौज से होकर के गुजरती है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है वह उथले भाग से होकर के गुजरती हैं। यह जो है उथली घाटी होती है, इनकी घाटी जो है गहरी होती है, ये गहरी होती है और इसकी घाटी जो है उथली होती है। छठा जो डिफरेंस है, हिमालय की नदियाँ विसर्प बनाती हैं और ये सीधे मार्ग में चलती हैं। तो गॉर्ज बनाती है मतलब कि ये भी आकार की हो जाती हैं, उथली होती है मतलब कि इस प्रकार से ऐसे होती हैं। ये विसर्प बनाती हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे भी, अभी लोग ऐसे करके चलती हैं, ये ऐसे करके। ये जो है प्रायद्वीपीय भारत नदियाँ सीधी चलती हैं ऐसे, इनमें किसी प्रकार कोई व्यवधान नहीं होता, बहुत ही आंशिक इनमें मार्गों में मुड़ाव होता है। और जब हम बात करते हैं अंतर की, तो एक बात पे भी ध्यान देना है कि अगर बड़ी है अंतर करते हैं तो इसका उल्टा में छोटी हो जाएगी। मतलब कोई काला है तो क्या है उसके सामने गोरा हो जाएगा, लंबा है तो नाटा हो जाएगा। उसी तरह से अंतर को देखना है। 7वां अंतर जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो उत्तरी भारत या हिमालय नदी की विशेषता है 7वें नंबर पे, यहाँ की नदियाँ जो है जहाज रानी और मतलब नेविगेशन और सिंचाई के लिए अनुकूल है। तो उत्तर भारत की नदियाँ जो है जहाज रानी एवं सिंचाई, नेविगेशन एवं इरिगेशन दोनों के लिए अनुकूल है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है नेविगेशन और इरिगेशन के लिए, जहाज रानी और सिंचाई के अनुकूल नहीं है। जब हम 8 नंबर की बात अंतर करते हैं तो हिमालय की नदियाँ जो है बाल्यावस्था में है या युवावस्था में पहुँची है,
बाल्यावस्था में है या युवावस्था में है। जैसे आदमी युवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था में पहुँचता है, उसी प्रकार से नदियों का भी एक अवस्था होती है। तो हिमालय की नदियाँ जो है, उत्तर भारत की नदियाँ जो है बाल्यावस्था एवं युवावस्था में है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है या दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं वह प्रौढ़ावस्था में है। जो 9 नंबर का जो अंतर है वह हिमालय की नदियाँ जो है पूर्ववर्ती हैं एवं परवर्ती हैं। हिमालय की नदियाँ जो है पूर्ववर्ती एवं परवर्ती है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है अनुवर्ती हैं। इन दोनों का अंतर मैं आगे बता रहा हूँ, अभी इसको सिर्फ ध्यान रखिए क्या क्या पॉइंट है। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती एवं परवर्ती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है अनुवर्ती हैं। 10 नंबर अंतर है, बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं उत्तर भारत या हिमालय नदियाँ, बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की नदियाँ जो है छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं, छोटे छोटे, कई तो इंश्योरी का निर्माण करती है, डेल्टा बन ही नहीं पाता है। जो 11वें नंबर का अंतर है वह है कि हिमालय की जितनी भी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ, जैसे कि अभी मैंने बताया KL राव ने बात रखी थी कि 10,000 से ज़्यादा संख्या है 1 किलोमीटर से अधिक लंबाई की नदियों का। लेकिन ये जो 10,000 नदियाँ हैं वो उत्तर भारत दक्षिण भारत दोनों जगहों पर है, लेकिन मैक्सिमम उत्तर भारत में है। तो इसमें जो है जो नदियाँ हैं वो प्राय मैक्सिमम नदियाँ जो है वो हिमालय तंत्र, हिमालय से जो निकलती हैं वो मैक्सिमम सिंधु नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी का ही भाग बन पाती है। सिंधु नदी तंत्र एवं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का ही अंग बन पाती है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वह व्यक्तिगत रूप से सागर में गिरती हैं, व्यक्तिगत रूप से, उनका कोई ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से मिलती हैं, कम मिलती हैं, प्रायः जो है अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखती हैं और जाकर सागर में गिर जाती हैं। लेकिन वही हिमालय की नदियाँ जो हैं, जितनी भी नदियाँ हैं वह या तो सिंधु की तंत्र की हिस्सा है या गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हिस्सा है। और नेक्स्ट जो अंतर है दोनों में वह है कि जो 12 नंबर का अंतर है वह यह है कि मात्र ये नदियाँ जो है ये नदियाँ जो है 2 मुहानों का निर्माण करती हैं, सिंधु एवं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि जितनी नदियाँ हैं वो सिंधु नदी तंत्र और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हिस्सा बनती है। और ये अंतर ये है कि जो नदियाँ हैं उत्तर भारत की या हिमालय की वो सागर में 2 तंत्र के सहारे ही नदी सागर में मिलती हैं, या तो सिंधु नदी तंत्र की हिस्सा है या गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हिस्सा है। इसके अलावा किसी अन्य तंत्र से वो नदी में जाकर के सागर में जाकर के नहीं मिलती हैं, वो या तो सिंधु के सहारे मिलती हैं सागर में या गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के सहारे ही जाकर के सागर में मिलती हैं। इतना नदी होने के बाद ही मात्र 2 मुहाना है, सिंधु नदी का मुहाना, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना। जो और वही जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो अनेक मुहानों का निर्माण करती हैं, कई मुहानों का निर्माण करती हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ पर अनेक है, यहाँ पर क्या है कि अनेक मुहानों का निर्माण होता है, अनेक मुहानों का निर्माण होता है। जो नेक्स्ट है कि हिमालय नदियों की अपर्दन क्षमता अधिक है, क्यों है, कैसे, अभी हम लोग देखेंगे आगे। वहीं इसमें है कि अपर्दन क्षमता कम है। फिर उत्तर भारत की नदियों में 2 बार जल स्तर ऊपर उठता है, 2 बार, लेकिन जो 2 बार उठता है वो कारण अलग है। यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत में भी 2 बार जल स्तर उठता है, लेकिन इसका भी कारण अलग है। जैसे कि 2 बार जल स्तर है तो क्या कारण है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून है और दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में हिम पिघलने के कारण। ये 2 कारणों से, मतलब मानसूनी वर्षा से और ग्रीष्म ऋतु के हिम पिघलने से है। लेकिन वही जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं इनका 2 बार जो जल स्तर ऊपर उठता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों है। तो ये मानसूनी वर्षा से ही अपने जल स्तर को बढ़ाती हैं। लेकिन यहाँ जो है उत्तरी पर्वतीय भाग में वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी एवं ग्रीष्म ऋतु से बढ़ाती हैं। और नेक्स्ट जो अंतर है कि उत्तर भारत की नदियाँ जो हैं या हिमालयी नदियाँ जो है वह सिर्फ पहाड़ी भाग में ही, जो पहाड़ी भाग है वहीं पर ही ये जल प्रपात एवं उच्छलिका का निर्माण करती हैं, जल प्रपात एवं उच्छलिका का। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है पूरे मार्ग में जल प्रपात एवं उच्छलिका का निर्माण करती हैं। अभी देखेंगे हम लोग कि जल प्रपात उच्छलिका क्या है आगे।
और जो 16 नंबर का अंतर है कि जो उत्तर भारत की नदियाँ या हिमालयी नदियाँ जो है उनका जो अपवाह प्रतिरूप वो 3 प्रकार का होता है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में जो है वृक्षाकार, मैदानी भाग में समानांतर, डेल्टाई भाग में जालीनुमा। पहाड़ी भाग में वृक्षाकार, मैदानी भाग में समानांतर और डेल्टाई भाग में जालीनुमा। वही प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है वह 2 प्रकार के प्रतिरूप बनाती हैं, वृक्षाकार एवं जालीनुमा। इसके अलावा इनका कोई अन्य प्रतिरूप नहीं होता है। नेक्स्ट अंतर 17 नंबर, हिमालय से निकलने वाली नदियों का कई सहायक नदी प्रायद्वीपीय भारत की है। आगे हम लोग मानचित्र में देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें से कई नदियां जो हैं उन नदियों की कई सहायक नदियां प्रायद्वीपीय भारत की, जैसे कि सिंध, बेतवा, सिंध है, ठीक है, उसमें से एक उदाहरण है। उसके बाद सोन है। ये सब नदियां जो है दक्षिण भारत की है, प्रायद्वीपीय भारत की है, लेकिन फिर भी वो उत्तर भारत की नदियों की सहायक बनती हैं। इसके अपोजिट में जो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है उसमें उन नदियों की कोई भी सहायक नदी हिमालय से निकलने वाली नदी जो है सहायक नहीं है। मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी तंत्र है उन नदी तंत्र का एक भी जो सहायक नदी है वो हिमालय से होकर के आकर के नहीं मिलती है। लेकिन हिमालय की जो नदी तंत्र है या उत्तर भारत का जो नदी तंत्र है उसमें से कई नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत से आकर के मिलती है। और 18 नंबर अंतर ये है कि उत्तर भारत की नदियों का 2 उद्गम है, एक तो हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय का उत्तरी भाग। वही जो मैं बात बोल रहा था उसी को दूसरी तरफ से यहाँ रखा गया है कि चूँकि जो नदियाँ हैं वही जो निकलती हैं वो जो तंत्र बनता है, एक तो हिमालय पर्वत से निकलती है, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भाग से। उदाहरण के तौर पे जैसे कि जो हिमालय के गंगा से अगर तंत्र की बात करें हम लोग तो उधर से महानंदा है, कोसी है, तो दक्षिण से आकर के सोन भी मिलती है। तो ये जो तो कौन सा स्रोत हो जाएगा, उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग, ये दोनों मिल करके उत्तर पर्वतीय या उत्तर भारतीय नदी तंत्र बनाती हैं। लेकिन वही प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत का जो नदियों का उद्गम है वो सिर्फ एक ही है, वह है पश्चिमी घाट का पश्चिमी घाट अथवा या कुछ नदियाँ जो है पूर्वी घाट से आकर के उसमें मिलती हैं और उनसे एक नदी तंत्र का विकास होता है। तो ये था उत्तर भारत नदियों या हिमालयी नदियों एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इन बिंदुओं पर हम जो है बारी बारी से अध्ययन करेंगे। आइए अब हम लोग एक एक पॉइंट को बारी बारी से अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके पीछे अंतर का क्या आधार हो सकता है। तो अंतर का तो आधार हमने इतना 18 आधारों पर किया है। उस आधार के अंदर के बिंदु को देखते हैं। पहला है उत्तर भारत या हिमालय नदियों की विशेषता में है कि हिमालय की नदियाँ अधिक लंबी है। तो अधिक लंबी है, इसका प्रमाण क्या है भाई? तो गंगा जो है 2525 किलोमीटर लंबी है। वही सिंधु जो है, कुल सिंधु की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, जिसमें से कि 1114 किलोमीटर लंबाई जो है इंडिया में है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 3080 किलोमीटर है, कहीं कहीं 2900 किलोमीटर में मिलता है। वही लेकिन इसमें से भारत में इसकी लंबाई जो है 916 किलोमीटर है। यमुना की कुल लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। तो ये बताता है कि हिमालय की जो नदियां हैं वो ज़्यादा लंबी है। वही प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें हम तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो है गोदावरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई जो है गोदावरी की 1465 किलोमीटर है। गोदावरी की सबसे लंबी नदी है, उसकी 1465 किलोमीटर है। वही गंगा जो है हिमालय नदियों में सबसे लंबी है भारत में, उसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। अब देखिए नर्मदा की प्रायद्वीपीय भारत नदियों में लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। ताप्ती की 724 किलोमीटर है। कावेरी 800 किलोमीटर। महानदी 851 किलोमीटर। स्वर्णरेखा 395 किलोमीटर। इन नदियों की लंबाई जो है काफ़ी कम है। लंबी नदियों में इधर नर्मदा हो गई, इधर में गोदावरी है।
कावेरी भी लंबी नदी है तो 800 किलोमीटर मात्र है। तो एक ख्याल से ज़्यादा लंबी नदियों, किलोमीटर से ज़्यादा लंबी जो नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय भारत में बहुत ही गिने चुनी है, लेकिन उत्तर भारत में बहुत अधिक हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जिसके नेक्स्ट जो आधार है वर्गीकरण का, उसके अंदर की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उत्तर भारत की नदियाँ, हिमालयी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी अधिक है। जल ग्रहण क्षेत्र जो है हिमालय की नदियों का काफ़ी अधिक है। और ये जल ग्रहण क्षेत्र जो है, जिसे कि अंग्रेजी में कैचमेंट कहते हैं, अगर हम बात करें तो सिंधु का है जल ग्रहण क्षेत्र जो है सिंधु का 3,21,289 वर्ग किलोमीटर में है, 89 वर्ग किलोमीटर। गंगा का जो है 13,20,000 वर्ग किलोमीटर है। वहीं ब्रह्मपुत्रा का जो है 5,80,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से कि 5,80,000 ये इंडिया का है, ये इंडिया में है। ये भी 3,21,000 सिंधु का है, ये इंडिया में है। लेकिन टोटल सिंधु का है 11,65,000। वहीं ब्रह्मपुत्रा का है 7,12,000 कैचमेंट एरिया। लेकिन अगर कुल देखें हम लोग इंडिया में सिर्फ, तो गंगा का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है, वो है 13,20,000। तो इससे पता चलता है कि हिमालय की नदियों का कैचमेंट एरिया जो है काफ़ी बड़ा है। वह हिमालय की नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कम है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र कम है। और यह जो है, तो वहीं प्रायद्वीपीय नदियों का जल ग्रहण का क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया जो है वो छोटा है उत्तर भारत की तुलना में। उदाहरण के तौर पे साबरमती का जो जल ग्रहण क्षेत्र 21,624 वर्ग किलोमीटर है। माही का 34,842 वर्ग किलोमीटर है। पेरियार का 5,243 वर्ग किलोमीटर है। पलार का 17,870 वर्ग किलोमीटर है। स्वर्णरेखा का 19,286 वर्ग किलोमीटर है। ब्राह्मणी का 39,033 वर्ग किलोमीटर है। पेनार का 55,000 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ नदियों का जो कैचमेंट एरिया है और जो हिमालय की नदियों का कैचमेंट एरिया है काफ़ी अंतर है। दोनों के नदियों के कैचमेंट एरिया में काफ़ी अंतर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ हम देखते हैं कि जो तीसरा जो दोनों में अंतर है, नदियों की संख्या अधिक है। हिमालय की नदियों की संख्या जो है काफ़ी अधिक है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की संख्या जो है काफ़ी कम है। क्योंकि हिमालय की नदियों में जो है बहुत सारी नदियाँ जो है वो आकर के गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु में आकर सहायक बन जाती हैं और इनकी संख्या काफ़ी अधिक है, जो इनकी संख्या काफ़ी बढ़ा देता है। कुछ उदाहरण के तौर पे है गंगा है, सिंधु, ये तो मुख्य नदियाँ हो गई। ब्रह्मपुत्र मुख्य नदियाँ, इसके बाद सहायक में सिंधु, मानस, लोहित, तीस्ता, रामगंगा, गोमती, गंडक, बागमती, कोसी, राप्ती, बूढ़ी गंडक, बागमती, बहुत सारी नदियाँ हैं। उसी तरीके से जब हम लोग दक्षिण भारत की नदियों को देखते हैं तो इनकी संख्या यहाँ भी संख्या है, लेकिन इस उत्तर भारत की तुलना में काफ़ी कम है। यहाँ की नदियों कुछ उदाहरण हैं, वह है चंबल, सिंध, पार्वती, सोन, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी, बेंगई, पल्लार, बहुत सारी नदियाँ आकर के यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में हैं। फोर्थ नंबर अंतर जो है उसका आधार ये है कि हिमालय की जो नदियां हैं, हिमच्छादित प्रदेश से निकलती हैं। हिमालय की नदियां हिमच्छादित प्रदेश से निकलती हैं और हिम के पिघलने से सालों भर जल उपलब्ध रहता है। इसके साथ साथ वर्षा से जल तो रहता ही रहता है। और जो हिम पिघलने से जिन नदियों की उत्पत्ति होती है, कई नदियां हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ कुछ दिया हुआ है, जैसे कि हिमानी में जो है उसमें गंगोत्री है जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री है जहाँ से यमुना निकलती है, मिलाम है जहाँ से शारदा नदी निकलती है, चोमियनडुंग है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, मापचा चुंग है जहाँ से घाघरा नदी निकलती है। इसी प्रकार से कई हिमानियाँ हैं। यह भी एक हिमानी है, यह हिमानी है, यह हिमानी है, यह भी हिमानी है और यह भी हिमानी है और कई नदी और भी कई हिमानियाँ हैं। तो हिमालय प्रदेश में हिम की उपस्थिति का कारण क्या है? हिमालय प्रदेश में हिम की उपस्थिति का कारण ये है कि पहले तो उपोष्ण प्रदेश में पड़ जाता है,
और यहाँ पर पर्वत की ऊंचाई जो 1500 से लेकर के 8000 मीटर के बीच है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर हिम बनने की पूरी संभावना यहाँ पर विद्यमान होती है। ऊंचाई के साथ साथ जैसे तापमान गिरता है और वैसे भी पोषण प्रदेश में है तो कम ऊंचाई पर भी हिम बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है वर्षा पर आधारित है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ है वर्षा पर आधारित है। यहाँ हिम से किसी प्रकार की जल उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ जाता है। और ट्रॉपिकल रीजन में अगर हिमच्छादन चाहिए तो वहाँ पर ऊंचाई जो है 5000 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में कोई भी पर्वत श्रृंखला जो है 5000 मीटर से ऊंचा नहीं है। अगर हम लोग सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ की जो चोटी जो है अनाईमुदी है, अनाईमुदी की भी ऊंचाई जो है 2695 मीटर ही है, जो इतनी कम ऊंचाई कारण वहाँ पर हिम बनना संभव नहीं हो पाता है। 5 नंबर जो अंतर है, उस अंतर के जो आधार है वह आधार यह है कि हिमालय की नदियाँ गहरे गढ़ से होकर गुजरती है। हिमालय की नदियाँ जो है गहरे गढ़ से होकर गुजरती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी और गढ़ से गुजरती है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है नमचा बरवा शिखर के निकट गौज का निर्माण करती है। ये महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ पर गौज का निर्माण करती है, तो नमचा बरवा शिखर के पास। नमचा बरवा जो है भारत का अगर हम मैप बनाते हैं, भारत का अगर हम मैप बनाएं इस प्रकार से, ये जो उत्तरी पूर्वी भाग ऐसे बनते चला जाता है और हम लोग जब यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है नमचा बरवा है, यहीं पे यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अंदर में प्रवेश करती है। तो नमचा बरवा यहाँ पे है और यहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी गौज का निर्माण करती है। इसी प्रकार जो है सिंधु नदी जो है नंगा पर्वत शिखर के निकट, सिंधु नदी जो है यहाँ पर ये ऐसे जो है यहाँ पर सिंधु नदी ऐसे आती है और यहाँ पे जो है जो नंगा पर्वत है वहाँ पर सिंधु नदी जो है गहरे गौज का निर्माण करती है। इस गौज का नाम है बुंजी गौज। तो बुंजी गौज का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है सिंधु नदी के द्वारा। और ये गौज जो है, ये गौज का बनना ये बताता है कि यहाँ पर नदी जो है अपनी युवावस्था में है। युवावस्था में नदियाँ जो है गौज का निर्माण करती है। तो हिमालय की नदियाँ क्या करती है? गहरे गौज का निर्माण करती है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है उथले घाटियों का निर्माण करती है। उथली घाटियाँ हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ जो है अपर्दन करते करते जो है यहाँ की घाटियाँ जो है एकदम उथली हो गई हैं। गौज के समान, गौज जैसे गहरा होता है उसके समान गहरी नहीं है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ जो प्रौढ़ावस्था में है, इसलिए यहाँ पर उथली घाटियों का निर्माण हुआ है। तो हिमालय की नदियाँ गहरे गौज का निर्माण करती हैं। उदाहरण के तौर पर नमचा बरवा के पास ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा और सिंधु नदी द्वारा नंगा पर्वत के पास भी भोंजी गौज का निर्माण किया जाता है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो किसी प्रकार गौज का निर्माण नहीं करती हैं, इनके द्वारा जो है उथली घाटियों का निर्माण किया जाता है। ये है प्रायद्वीपीय भारत एवं और हिमालय की नदियों में अंतर का 5वां आधार। छठा जो अंतर है वह है कि हिमालय की जो नदियाँ हैं, जब पर्वतीय भाग से नीचे की तरफ उतरती हैं तो ये विसर्प का निर्माण करती हैं और मार्ग भी बदल लेती हैं। जब नदी जो है पर्वतीय भाग से अगर नीचे की तरफ आती है और जब ये आगे की तरफ जाती है तो इस प्रकार से ये विसर्प का निर्माण करने लगती है। और ये जो विसर्प का निर्माण करती है और तो क्या करता है कि नदी के ये मार्ग ये विसर्प है, यहाँ ये विसर्प है। कभी कभी नदी जो है सीधे यहाँ से अपर्दन करते करते इसे मिल जाती है, यहाँ आकर इसे मिल जाएगी, या फिर यहाँ से नदी चली तो इसमें आकर मिल जाती है। इस प्रकार से उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की नदियाँ जो है या उत्तर भारत की नदियाँ जो है अपने मार्ग बदलने के लिए मशहूर हैं। वो मार्ग बदलते रहती हैं विसर्प के द्वारा। लेकिन दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं वो अपेक्षाकृत सीधी होती है, क्योंकि इनमें मार्ग बदलने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये कठोर चट्टान से गुजरती हैं, जिसके कारण ये प्रवृत्ति इनमें नहीं पाई जाती है। जो नेक्स्ट जो अंतर जो पाया जाता है वह ये है कि उत्तर भारत की नदियाँ जो है या हिमालय की जो नदियाँ हैं जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है, उन नदियों में जो है सिंचाई व जहाज रानी की सुविधा है। सिंचाई एवं जहाज रानी के अनुकूल है। हमें पता है कि जो जहाज रानी के लिए NH1 NH2 जो है जो बनाया गया नेविगेशन के लिए, ब्रह्मपुत्रा जो है गंगा नदी होते हुए जो असम से लेकर के इलाहाबाद तक बना हुआ है, एक जो NW है नेशनल वाटरवेज, इसी प्रकार से कई जो वाटरवेज हैं
वो सारी की सारी जो है उत्तर भारत की नदियाँ ही हैं, मैक्सिमम मतलब उत्तर भारत की हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ जो है उतने जहाजरानी और सिंचाई के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि उत्तर भारत की नदियों के जो ढाल है वो काफ़ी मंद है। उत्तर भारत की नदियों का जो ढाल है वो काफ़ी मंद है। मंद ढाल होने के कारण इनमें जो है नेविगेशन की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। ढाल कम होने के कारण नेविगेशन आसान हो जाता है। जैसे गंगा नदी का ही जो है ढाल जो है 30 से 50 सेंटीमीटर, गंगा नदी का ढाल जो है 30 से 50 सेंटीमीटर प्रति 1 किलोमीटर है। ये ढाल बहुत कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में नहर निकालना या जहाजरानी का काम करना आसान हो जाता है। वहीं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसमें जो है काफ़ी उनका मार्ग जो है उबड़ खाबड़ है, जिसके कारण सिंचाई व जहाजरानी के अनुकूल नहीं हो पाती है। फिर भी नेविगेशन के 116 जो नेशनल वाटरवेज बनाए गए हैं उसमें से बहुत सारी नदियाँ जो है दक्षिण भारत की भी हैं, लेकिन वो उत्तर भारत की जितनी अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट जो अंतर है वह यह है कि हिमालय की नदियाँ बाल्यावस्था या युवावस्था में है। हिमालय की नदियाँ बाल्यावस्था एवं युवावस्था में है, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है प्रौढ़ावस्था में है। यह बाल्यावस्था एवं युवावस्था में उत्तर भारत की और प्रायद्वीपीय भारत की जो है प्रौढ़ावस्था में है। अब हिमालय की नदियाँ बाल्यावस्था में है, इसकी क्या पहचान है? पहचान ये है कि हिमालय की नदियों में, उत्तर भारत की नदियों में आई शेप्ड वैली का निर्माण होता है। आई शेप्ड वैली, वर्टिकल इरोजन होता है। वर्टिकल इरोजन मतलब कि तलीय इरोजन होता है। सरिता अपहरण, रिवर कैप्चरिंग होता है। पॉट होल्स पाए जाते हैं, मतलब जल गर्तिका पाई जाती है। वाटरफॉल्स होते हैं, रैपिड्स होती है, जल प्रपात एवं छिपिरकाएँ या उछलिंखाएँ पाई जाती हैं। ये बाल्यावस्था की विशेषता है। युवावस्था क्या विशेषता है कि जब आई आकार की वैली भी आकार में बदलने लगती है, आई आकार की वैली भी शेप में बदलने लगती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं वो नदी जो है युवावस्था में आ गई है। इसमें जो है भी शेप्ड वैली का निर्माण होता है। पॉट होल्स तो रहते ही हैं, रिवर कैप्चरिंग की भी घटना यहाँ पर होती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो प्रौढ़ावस्था क्या विशेषता है? नदी जो है बाल्यावस्था से जुआवस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में आती है। तो प्रौढ़ावस्था की क्या विशेषता है जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषता है? इसमें ये है कि लेटरल मतलब कि पार्श्व प्रदन होने लगता है। नदियाँ अपने दोनों तटों को काटने लगती है। मियंडरिंग का निर्माण होने लगता है, मियंडर बनने लगते हैं। ऑक्सबो लेक जिसे हम लोग बोलते हैं, गोखुर झील का निर्माण होने लगता है। प्राकृतिक तटबंध बनने लगते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा अंतर है वह है 9 नंबर, हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती एवं परवर्ती है। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती एवं परवर्ती है। पूर्ववर्ती को हम लोग बोलते हैं एंटेसिडेंट रिवर भी बोलते हैं, परवर्ती को सब्सिक्वेंट रिवर भी कहा जाता है। तो हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती एवं परवर्ती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है अनुवर्ती है, कॉन्सिक्वेंट है। अब ये है क्या? हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, तो पूर्ववर्ती का मतलब ये पूर्ववर्ती वो होता है कि जहाँ पर नदियाँ जो हैं वो पर्वतों से पुरानी होती है। मतलब जब पर्वतों से पुरानी नदियाँ हैं, इसका मतलब कि नदी के द्वारा होने वाला अपर्दन पर्वत के उत्थान के दर से अधिक है, तभी तो नदी वर्तमान है। तो ये जो है इरोजनल जो रेट ऑफ इरोजन जो है वो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर एंटेसिडेंट रिवर की उत्पत्ति होती है। उसमें से कई नदियाँ जो है हमारे यहाँ इस प्रकार की है। इसमें से कि सिंधु बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारे यहाँ एंटेसिडेंट रिवर की, सिंधु। तो ये हिमालय में हमें हिमालय नदियों में देखने को मिलता है। दूसरी विशेषता ये है कि परवर्ती होती है। परवर्ती नदी उसको कहते हैं जब किसी मुख्य नदी के सहारे कोई दूसरी नदी आकर मिल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं परवर्ती नदी। जैसे कि गंगा हमारी मुख्य नदी हो गई और उस नदी से आकर के कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक ये सब आकर मिलने लगती है, दक्षिण से आकर के यमुना। इस प्रकार की नदी को हम लोग बोलते हैं कि सबसिक्वेंट नदी है।
तो हिमालय की नदियों की दो विशेषता हैं कि हिमालय नदियाँ एंटीसीडेंट है, मतलब पूर्ववर्ती हैं एवं परवर्ती हैं। वही जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं वो अनुवर्ती होती हैं। अनुवर्ती नदी कॉन्सिक्वेंट उस नदियों कहते हैं जो ढाल के सहारे प्रवाहित होता है, जो ढाल का अनुसरण करती हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अनुवर्ती नदी। ये नदियाँ जो होती हैं वो ढाल का अनुसरण करते हुए आगे की तरफ ये प्रवाहित होते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या हैं, वो अनुवर्ती हैं। अब यहाँ पर मानचित्र में कुछ विशेषताओं को दिखाया है नदियों के मार्ग को। ये हमारा ए है, ए जो दिखाया गया है, ये नदी मुख्य नदी है, इसे हम लोग बोलते हैं कंसिक्वेंट रिवर। ये जो है ए है, ये हमको बोलते हैं कंसिक्वेंट रिवर। इस कंसिक्वेंट रिवर से आकर के कोई अगर सहायक नदी आकर मिल जाती है, सहायक नदी, इसे हम लोग बोलते हैं सबसिक्वेंट रिवर। तो बी जो डिनोट करता है वो किसको डिनोट करता है, सबसिक्वेंट रिवर को, ये सबसिक्वेंट रिवर को। और जब 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 सबसिक्वेंट रिवर से मुख्य नदी के दिशा में, ये मुख्य नदी है, इसकी दिशा में कोई सहायक नदी आकर के मिल जाती है सहायक नदी से, तो उसे बोलते हैं सब कॉन्सिक्वेंट। ये कॉन्सिक्वेंट हो गई, और इससे इसी की दिशा में कोई नदी सहायक नदी में अगर मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं सब कॉन्सिक्वेंट, ये हमारी सब कॉन्सिक्वेंट हो गई। और इसी सहायक नदी में जब मुख्य नदी के विपरीत दिशा से कोई आकर के नदी मिलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्सेक्वेंट, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सेक्वेंट रिवर। तो ये नदियों का है कि जब नदी के बारे में पढ़ते हैं तो इस प्रकार का शब्द सुनने को मिलता है जिसे हमें जानकारी होनी चाहिए। अब नदियों की जो अंतर है, नेक्स्ट अंतर जो है वह है कि हिमालय की जो नदियां हैं वो बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो बड़े बड़े जो डेल्टा का निर्माण करती हैं उत्तर भारत की नदियाँ, उत्तर भारत की नदियाँ यानी हिमालय की नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि सुंदरबन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यह डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा मिल करके बनाया गया है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। गोदावरी का डेल्टा भी छोटा है, कावेरी का डेल्टा भी छोटा है, और नर्मदा और ताप्ती तो ज्वारनदी का निर्माण करती हैं, ज्वारनदमुख है। यहाँ किसी प्रकार का मलबा का जमाव नहीं होता, वो तरंगों के द्वारा तट से दूर चली जाती है। और नेक्स्ट जो अंतर है वह यह है कि 11 नंबर कि हिमालय की नदियाँ जो है दो नदी तंत्र का अंग बनकर, हिमालय की नदियाँ दो नदी अंग तंत्र का हिस्सा बन करके वो जाकर के सागर में मिल जाती हैं। तो जो दो नदी तंत्र हैं वो कौन कौन से हैं, एक है सिंधु और दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यह दोनों नदी तंत्र जो है अंततः जाकर के सागर में मिल जाती है। इनसे मिलने वाली कोई भी सहायक नदी वो जा कर के सागर में नहीं मिलती है, वो आ कर के पहले गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलती है, पुनः वो सागर में जा कर के मिल जाती है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि उत्तर भारत की नदियाँ जो है वह जो है सीधे गंगा मिलने वाली में दो ही है। एक सिंधु है जो कि भारत का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि भारत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में चला जाता है तो उसकी बात ही नहीं करना। बस उत्तर पर्वतीय भाग में है तो सिंधु में है तो सिंधु है, लेकिन जब भारत की बात करेंगे हम लोग तो एकमात्र नदी जो है वो कौन सी है, गंगा, और गंगा है वो भी जाकर के आगे ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्रा ही आकर के अंततः एक सागर में एक ही नदी बन जाती है और जाकर के सागर में मिल जाती है। और ये जो है जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो कई नदियाँ जो है जाकर के सागर में मिलती है। अगर हम उत्तर से देखें तो कई नदियाँ हैं जो कि अभी हम लोग देखेंगे जाकर सागर में मिल जाती हैं। आइए हम लोग देखते हैं आगे इन सबको बारी बारी से। देखिए ये जो हमारा जो है ये है सिंधु नदी तंत्र, ये आकर के इधर में आकर के मिल जाता है अरब सागर में, ये अरब सागर में। तो सिंधु नदी तंत्र से कई नदियाँ आकर मिली हैं। सिंधु ये हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गई। और ये हमारा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो ये जो नदी तंत्र है
जो आ करके यहाँ मिला हुआ है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दोनों जो है यहाँ आकर के मिलती हैं यहाँ पर, और ये आगे जाकर के पद्मानाम सागर जाकर सागर में मिल जाती है। यह सुंदरबन का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों का योगदान है। और ये है, और यहाँ पे ये हमारा सिंधु नदी का तंत्र है। तो यहाँ पे सब अरब सागर में मिल जाता है, और यहाँ पर ये जो है बंगाल के खाड़ी में। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं जो है व्यक्तिगत रूप से हो सागर में मिलती हैं। कई नदियाँ हैं, अगर देखें यहाँ गोदावरी हो गई है, गोदावरी के बाद जो है कृष्णा है, कृष्णा के बाद पेनार है, पेनार के बाद जो है वो कावेरी है, कावेरी मिल जाती जाकर के सीधे सागर में। ये बेंगई है, ये भी सागर में मिल जाती। सब नदियाँ सागर में आकर के यहाँ मिलती हैं। ये सब पेनार जो सागर में मिलती है, ये कृष्णा सागर में आकर मिल जाती है, गोदावरी सागर में आकर मिल जाती है, सब आकर के सागर में मिलती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की कई नदियाँ जो है सीधे व्यक्तिगत रूप से आकर के सागर में मिल जाती हैं। तो अपवाह बेसिन जो है वो 3 प्रकार के हैं यहाँ पर। अपवाह बेसिन एक पहला जो है बड़े आकार का, जिसका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। दूसरा है मध्यम आकार का, जिसका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर 2,000 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है छोटे आकार का, जिसका क्षेत्रफल 2,000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें से बड़े आकार का बेसिन जो ही उत्तर भारत में देखने को मिलता है। मध्यम और छोटे आकार का प्रायद्वीपीय भारत में बहुतायत से या बहुलता से देखने को मिलता है। 13 नंबर जो अंतर है वह यह है कि उत्तर भारत की नदियों का अपर्दन क्षमता अधिक है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपर्दन क्षमता कम है। अब ये उत्तर भारत की नदियों का अपर्दन क्षमता क्यों अधिक है, तो उसका कारण ये है। पहला, ये ढाल अधिक है, चट्टानें कम दृढ़ है, और यहाँ पे उदग्र अपर्दन होता है। ढाल अधिक है और चट्टानें कम दृढ़ है। चट्टानें कम दृढ़ हैं इसलिए चूँकि यहाँ पर परतदार चट्टानों की अभी भी बहुलता देखने को मिलती है, और चूँकि नदियाँ युवावस्था में और बलियावस्था में हैं तो उदग्र अपर्दन ज़्यादा होता है। अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की अपर्दन क्षमता कम क्यों है? एक तो ये है कि ढाल भी कम है, ढाल भी मंद है, चट्टानें दृढ़ हैं और क्षैतिज अपर्दन होता है। तो चट्टानें दृढ़ इसलिए हैं कि चूँकि यहाँ पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों की बहुलता है, और क्षैतिज अपर्दन इसलिए होता है कि चूँकि नदी यहाँ पे प्रौढ़ावस्था में पहुँच चुकी है। 14 नंबर, यह पॉइंट कहता है कि उत्तर भारत की नदियों में 2 बार जल स्तर ऊपर उठता है। 14 नंबर पॉइंट जो है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में भी यही बात बोलता है कि 2 बार जल उठता है, लेकिन कारण अलग अलग है। जैसे उत्तर भारत की नदियों में 2 बार जल ऊपर उठने का कारण है, एक तो है दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में हिम का पिघलना। 2 है दक्षिण पश्चिम मानसून, ग्रीष्म ऋतु में हिम का पिघलना। वहीं प्रायद्वीपीय भारत में नदियों के जल का 2 बार ऊपर उठने का कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तरी पूर्वी मानसून। हमें जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है गर्मी की ऋतु में, और उत्तरी पूर्वी मानसून जो है ठंडे की ऋतु में सक्रिय रहता है। तो इस कारण से प्रायद्वीपीय भारत में 2 बार जल स्तर ऊपर उठता है। ये दिखाया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय कैसे आगे की तरफ ये बढ़ रहा है, और ये उत्तर पूर्वी मानसून को दिखाया गया है। तो अगर हम ये देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो ये कैसे पश्चिमी तट ये जो है हिमालय की ये इलाका जो है यहाँ से आके टकराता है, और यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि ये सागर से हिमालय की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ की जब बात करते हैं तो इनका ओरिजिन है हिमालय के दक्षिणी भाग है, हिमालय के दक्षिणी भाग से ओरिजिन ही होते हैं। तो यहाँ पे इनसे वर्षा नहीं होती है, ये तटीय भाग में जाकर के वर्षा करते हैं, जिससे कि यहाँ पे ठंडे की ऋतु में वर्षा होती है, जिससे ही उत्तर पूर्वी मानसून हम कहते हैं। पॉइंट नंबर 15, जलप्रपात एवं उच्छृंखलाएँ जो हैं, जलप्रपात एवं उच्छृंखलाएँ जो हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के केवल पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती, केवल पहाड़ी क्षेत्रों में। लेकिन जलप्रपात एवं उच्छृंखलाएँ जिसे छिपिरका भी बोलते हैं, वह प्रायद्वीपीय भारत के पूरे मार्ग में देखने को मिलती है। अब पहली प्रश्न ये उठता है कि जलप्रपात छिपिरका में क्या अंतर है? तो जलप्रपात तो होता है जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जल जो है काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ वो गिरता है, जल काफ़ी ऊंचाई से गिरता है, उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। छिपिरका में क्या होता है कि जल जो है कम ऊंचाई से गिरता है,
जल जो है कम ऊंचाई से गिरता है, इसे हम लोग बोलते हैं छिपरिका। ये जल कम ऊंचाई से गिरता है, छिपरिका हो गया। तो ये अगर हम लोग मानचित्र को देखें तो ये हमें मानचित्र देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये ग्रीन कलर दिखाता है, जो ग्रीन कलर ये 0 से 100 मीटर के हाइट को दिखा रहा है, और ये हमारा जो है उत्तरी पर्वतीय भाग हो गया ये। तो ये हमारा 0 से 100 मीटर के, इसका मतलब कि यहाँ पर ऊंचाई कम है। ये ग्रे कलर दिखा रहा है, यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, 3000 मीटर से अधिक है। तो ये 3 मीटर से, तो यही हमारा पर्वतीय भाग है। तो यहाँ पर हम जलप्रपात और छिपरिका देखते हैं, चूँकि ऊंचाई 3000 मीटर से अधिक है, तो जलप्रपात और छिपरिका इसी भाग में देखने को मिलता है। जब ही ये मैदानी भाग में प्रवेश करता, पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में, तो ही जलप्रपात और छिपरिका देखने को नहीं मिलती, जो कि यहाँ पे हम इंडिकेशन से पता चल रहा है। और जगह प्रायद्वीपीय भारत के जब मानचित्र को देखते हम हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ग्रे कलर को दिखाया हुआ था। ग्रे कलर देखिए सारा का सारा जो 3000 मीटर का है, इसके ऊपर जो येलो कलर का दिखाया है उसकी ऊंचाई तो और भी ज़्यादा है, 7000-8000 मीटर है। तो येलो कलर हिमालय प्रदेश में भी है, तो हिमालय में है तो वहाँ पर तो मिलती है ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइट जो है ये येलो ना होकर के ग्रे कलर का, जिसकी ऊंचाई 3000 मीटर के आसपास का ही है। ये देखिए ये सब सारा का सारा ये ग्रे कलर में है, ये सारा 3000 मीटर के एरिया को दिखा रहा है। ये पूरी तरह से 3000 मीटर है भी नहीं, एक्चुअली में ये बहुत कम ऊंचाई को है, 1000 मीटर के लगभग है। लेकिन ये तो ध्यान रखने की बात है कि पूरा का पूरा इलाका जो है इसी कलर से है, मतलब कि ऊंचाई में बहुत ज़्यादा है मैदानी भाग की तुलना में, इसीलिए यहाँ पे जलप्रपात छिपरिका पूरे मार्ग में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसी भाग में देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट अंतर पर, और नेक्स्ट अंतर जो है 16 ये बताता है कि मैदानी भाग जो है यानी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में जो जल प्रणाली है या जो नदियां हैं, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की जो नदियां हैं वह किस प्रकार के अफवाह प्रतिरूप को बनाती है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की जो नदियां हैं वो 3 प्रकार के अफवाह प्रतिरूप को बनाती है। पहाड़ी प्रदेश में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की नदियाँ पहाड़ी प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती हैं। जब वही नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है तो समानांतर अपवाह प्रतिरूप बनाती है। जब वही नदी डेल्टाई प्रदेश में आती है तो जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप बनाती है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की नदियाँ 3 प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को बनाती हैं। वृक्षाकार को दिखाया गया, जैसे वृक्षाकार, इसमें ये ऐसे कई सहायक नदियाँ आकर के मिल जाती है। समानांतर में है कि ये जब आगे की तरफ बढ़ती है तो दूसरे के समानांतर हो जाती है। और जालीनुमा का है कि निचले भाग में जो कई डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगती है तो जालीनुमा बन जाती है। इस प्रकार है। अब वही जो है प्रायद्वीपीय भारत में जब अपवाह प्रतिरूप की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वृक्षाकार एवं जालीनुमा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर समानांतर अपवाह प्रतिरूप देखने को नहीं मिलता है। तो ये उत्तर भारत की नदियों एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में एक अति महत्वपूर्ण अंतर है कि उत्तर भारत की नदियाँ क्या अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, दक्षिण भारत की नदियाँ क्या अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। 17 नंबर जो अंतर है वह यह बताता है कि हिमालय से निकलने वाले नदियों का कई सहायक नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की हैं। यानी हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उन नदियों की कई सहायक नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत से हैं। लेकिन इसी के विपरीत जब बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में तो यह उल्लेखनीय है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी तंत्र है, नदियाँ हैं, उन नदियों की एक भी सहायक नदी हिमालय की नदियाँ नहीं है या उत्तर भारत की नदियाँ नहीं हैं। इस चीज़ को आइए हम लोग मानचित्र से समझते हैं और ये मानचित्र में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये अंतर है क्या कहना चाह रहा है। जब हम लोग बात करते हैं तो ये हम देख रहे हैं मानचित्र में कि जो दिखाया हुआ है, ये जो दिखाया हुआ है यह हमारा है, यह है हमारा गंगा बेसिन का इलाका, गंगा बेसिन का इलाका है ये, ठीक है। हिमालय तंत्र की या उत्तर भारत की नदियों का ये भाग है। लेकिन जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत ये यहाँ से ये काठियावाड़ इलाका से यहाँ शुरू होता है और ये दिल्ली का इलाका जो ऐसा होता है और दिल्ली से सीधे ये यहाँ से आ जाता है
और राजमहल से होते हुए यहाँ पे ये पूरा का पूरा इलाका जो है प्रायद्वीपीय भारत का अंग हमारा ऐसे बन जाता है। तो अगर हम ये देखेंगे कि ये इलाका जो है गंगा बेसिन का पार्ट है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत का भी भाग है। भौगोलिक रूप से ये भाग है प्रायद्वीपीय भारत का, लेकिन से ये गंगा बेसिन का ही हिस्सा है। इसलिए चूँकि यहाँ की कई नदियाँ जो है आ करके वहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे देखिए ये हमारा गंगा है, गंगा ये हमारी जो है गंगा है, और इस गंगा की जो है कई सहायक नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भारत से, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये सब कहाँ से निकलती है? प्रायद्वीपीय भारत से। लेकिन ये हिस्सा किसकी बन जाती है? गंगा की। ठीक, ये तो स्पष्ट हो गया कि गंगा नदी तंत्र की कई नदियाँ जो हैं वो प्रायद्वीपीय भारत से आकर के मिलती हैं गंगा नदी तंत्र में या उत्तर भारत नदी तंत्र में। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा सब हो गया प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में एक भी नदी ऐसी नहीं है जिसकी कि कोई भी सहायक नदी उत्तर भारत से आकर के उसमें मिलती हो। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि उत्तर भारत की नदियों एवं दक्षिण भारत की नदियों में काफ़ी अंतर है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह यह है कि उत्तर भारत की नदियों के दो उद्गम क्षेत्र हैं। ये 17 नंबर पॉइंट के ही तरह ही है, लेकिन दूसरे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। वो था सहायक के बारे में कि कौन सी नदी किसकी सहायक की किसकी नहीं है, उत्तर भारत की है दक्षिण है कि नहीं है, दक्षिण उत्तर भारत की है कि नहीं। लेकिन यहाँ है नदियों के उद्गम के बारे में। तो उत्तर भारत की नदियों के दो उद्गम के दो क्षेत्र हैं। एक तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ये हम लोग देख चुके हैं, और प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग में हम उत्तर भारत की नदियों में देखा है ना, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, सोन, ये उत्तर भारत की नदियों के ही उद्गम क्षेत्र तो हैं, उसी के सहायक तो हैं। तो दो क्षेत्र हो गया, उत्तर भारत में प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग। ठीक है, ये सही है। और वही प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो स्रोत होता है, जो उद्गम है, वो मुख्यतः कौन सी है? वो पश्चिमी घाट है। वो कौन है? मुख्यतः पश्चिमी घाट है। जैसे अगर हम यहीं देखें तो ये हमारा पश्चिमी घाट यहाँ पे बनता है, यहाँ पे हमारा ये बनता है पश्चिमी घाट। तो ये हम बात करते हैं बेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, इन सब नदियों का जो स्रोत है वो कौन सा है? वो सबका स्रोत पश्चिमी घाट है। सबका स्रोत क्या है? पश्चिमी घाट है। कुछ नदियाँ जो नर्मदा, ताप्ती जो है झील वगैरह से निकलती है, लेकिन मुख्य मैक्सिमम नदियों का स्रोत जो है वो पश्चिमी घाटी है। इस प्रकार दोस्तों हमने आज उत्तर भारत की नदियों एवं दक्षिण भारत की नदियों के अंतर को देखा, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पीटी के ख्याल से तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन मेंस के ख्याल से अति महत्वपूर्ण है। ये यूपीएससी, बीपीएससी मेंस के साथ साथ, ऑप्शनल मेंस के साथ साथ सामान्य अध्ययन के ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी प्रासंगिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।